नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से आपके साथ इस YouTube चैनल पे मैं जुड़ा हूं और कुछ ऐसे इंग्लिश के टॉपिक्स जिनमें आप कठिनाई महसूस करते हैं, जिनमें आप डाउट महसूस करते हैं, उन टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने में लेके आ रहा हूं। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको ध्यान होगा, डिटर्मिनर्स। उस डिटर्मिनर्स के टॉपिक में हमने फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल पढ़ा है। आपकी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो नए इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर देखने वाले हैं, जिसमें ईच और एवरी। ईच और एवरी वो डिटर्मिनर हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स हमेशा ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट को लेके डाउट में रहते हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज के बाद आपको ईच और एवरी में कोई डाउट नहीं होगा कि कहां आपको ईच का यूज करना है और कहां आपको एवरी का यूज करना है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं आगे, ईच एंड एवरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा था हमारा डिटर्मिनर और आज हम इसी कड़ी में आगे जो डिटर्मिनर पढ़ने जा रहे हैं वो है ईच और एवरी। ईच और एवरी। पहले तो एक बात समझिएगा कि जो डिटर्मिनर होते हैं, डिटर्मिनर्स जो होते हैं, इनका यूज हम नाउन के साथ करते हैं, नाउन के लिए करते हैं। इनका यूज हम नाउन के साथ करते हैं। डिटर्मिनर्स जो हैं इनका यूज हम नाउन के साथ करते हैं। हमने देखा है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। जिसने भी बच्चे ने नहीं देखा हो, जो नया जुड़ा हो चैनल पे, वो पीछे जाके डिटर्मिनर के दो वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, जिसमें फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में बताया गया है। तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये क्या है? डिटर्मिनर्स हैं और उनका यूज हम किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईच और एवरी भी क्या है? डिटर्मिनर हैं। इनका यूज भी हम किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ईच जो है, कभी कभी आपने देखा होगा ईच के साथ ऑफ लिखा आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू गो। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू गो। ये वाली कंडीशन, आप ईच ऑफ वाली जो कंडीशन देखते हैं, ये केवल ईच के साथ ही देखते हैं। आपको ये कंडीशन एवरी के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि ईच जो है ये कभी कभी प्रोनाउन का काम भी करता है, प्रोनाउन की तरह भी ट्रीट होता है। जबकि एवरी जो है ये हमेशा और हमेशा किसके रूप में आता है? डिटर्मिनर के रूप में आता है। तो ईच ऑफ जो लिखा है, ईच ऑफ, ये वाली कंडीशन कभी भी एवरी ऑफ के साथ नहीं हो सकती। ये कंडीशन केवल और केवल किसके साथ मिलेगी? आपको ईच ऑफ के साथ मिलेगी। ठीक है, तो हम जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट प्रोनाउन को लेके नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम प्रोनाउन के टॉपिक में डिफरेंटली पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनर। हम ईच और एवरी को डिटर्मिनर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। हमारे सामने जो ईच और एवरी है, ये किसके लिए है? डिटर्मिनर के लिए है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो हमारे लिए डिटर्मिनर का टॉपिक है। आइए देखते हैं, समझते हैं ईच और एवरी को। पहले मैं आपके सामने समझा रहा हूं कि ईच, देखिए भाई साहब, सभी स्टूडेंट देखेगा, ईच जो है इसका यूज जो किया जाता है वो दो कंडीशन में। एक तो ईच का यूज तब होता है जब संख्या 2 हो। अगर संख्या 2 होगी, ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे? ईच का यूज करेंगे। अगर संख्या 2 है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज ईच। ठीक है, ये जो एवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, एवरी, इसका यूज कभी भी, ये दो वाले कॉन्सेप्ट में इसका यूज कभी भी 2 के लिए नहीं हो सकता। ईच, ये जो है, ईच का यूज हम किसके लिए करते हैं? 2 के लिए, जबकि एवरी का यूज 2 के लिए नहीं होता है। तो यहां तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। जहां संख्या 2 होगी, ऐसी कंडीशन में आप जिस डिटर्मिनर का यूज करेंगे ईच और एवरी में से, वो डिटर्मिनर हमेशा आपके लिए कौन सा होगा? ईच ही होगा। वहां आप एवरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज ईच, वहां ईच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। मोर देन 2, दूसरा पॉइंट, अगर संख्या 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2,
और ये भी किसके लिए है, मोर देन 2। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों बात केवल इतनी सी होती कि हमें ईच का यूज जो है वो 2 के लिए करना है और एवरी का यूज 2 से ज्यादा के लिए करना है, तब तो कोई तकलीफ थी नहीं। देन इट वॉज वेरी क्लियर टू यू कि जहां 2 होगी संख्या वहां 2 लगा देंगे और जहां 2 से ज्यादा होगा वहां एवरी लगा देंगे। प्रॉब्लम तो अब है कि ईच का यूज भी 2 से ज्यादा के लिए कर सकते हैं और एवरी का यूज भी 2 से ज्यादा के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब ये जब 2 से ज्यादा वाला मैटर आता है कि जब संख्या मोर देन 2 हो, संख्या जब 2 से ज्यादा हो, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि संख्या 2 से ज्यादा होने पर उस केस में आप किसका यूज करेंगे, वहां आप ईच की तरफ जाएंगे या एवरी की तरफ जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू लर्न। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, लर्न करना है, समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि संख्या 2 से ज्यादा होगी तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, वहां ईच लगाएंगे, एवरी लगाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और इन बातों को समझने के बाद मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से समझ जाएंगे कि कहां आपको ईच का यूज करना है और कहां एवरी का यूज करना है। देखिएगा, मोर देन 2 वाले कॉन्सेप्ट में एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम मोर देन 2 का कॉन्सेप्ट लेते हैं, मोर देन 2 का कॉन्सेप्ट जब भी आपके दिमाग में आता है तो ये जो होता है ईच, इस ईच में पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो नंबर होगा वो डेफिनेट होगा, यानी नंबर जो होगा आपका डेफिनेट हो गया। संख्या इसमें निश्चित होती है, इसमें संख्या निश्चित होती है। ये हम मोर देन वाला कॉन्सेप्ट यहां पढ़ रहे हैं, इसमें संख्या अनिश्चित होती है, इनडेफिनेट होती है। इसमें संख्या निश्चित होगी, इसमें संख्या अनिश्चित होगी। यूं समझिएगा कि जब हम इनडेफिनेट की बात करते हैं तो संख्या बड़ी होती है और यहां डेफिनेट की बात करते हैं तो संख्या क्या होती है, कम होती है, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट, इसमें संख्या डेफिनेट होती है और इसमें संख्या इनडेफिनेट होती है। अगर इसमें दूसरी बात अंतर करने के लिए देखेंगे आप तो यहां देखिएगा दूसरा, यहां कंपल्सन होता है, यहां कंपल्सन होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है यहां पे। और यहां जनरलाइजेशन होता है, यहां जनरलाइजेशन होता है। यहां डेफिनेट होती है संख्या, यहां संख्या इनडेफिनेट होती है। यहां कंपल्सन होता है, यहां जनरलाइजेशन होता है। और तीसरी बात यहां देखिएगा, इसका एक्सेप्शन नहीं होता है, नो एक्सेप्शन। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है और यहां आपका एक्सेप्शन हो सकता है। आप इन 3 पॉइंट को गौर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तीनों पॉइंट्स को, और आपको आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे आपको ईच और एवरी में डिफरेंस करना है। मैं आपको वापस से सारी बात बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सामने बिल्कुल इनको इजीली डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां आपको ईच का यूज करना है और कहां एवरी का यूज करना है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप देखना कि आप समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन हल करेंगे कि इन विच केस यू आर गोइंग टू यूज ईच और इन विच केस यू आर गोइंग टू यूज एवरी। कहां ईच का यूज करेंगे, कहां एवरी का यूज करेंगे, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए वापस हमने क्या पढ़ा कि ईच का यूज, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो ईच और एवरी जो होते हैं, जब ईच और एवरी को आप डिटर्मिनर के रूप में पढ़ रहे हैं तो ईच और एवरी के साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी। इस कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों के साथ, भले ये ईच हो भले ये एवरी हो, इन दोनों के साथ आने वाला नाउन और आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ये आपको बार बार काम में आएगा जगह जगह कि ईच और एवरी के साथ नाउन और वर्ब हमेशा कैसी, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। जब हम किसको रूप में पढ़ रहे हैं, इसको डिटर्मिनर के रूप में पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में। तो ईच के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब देखिए वापस जब हम ईच की तरफ जाते हैं, मैंने आपको क्या कहा, अगर संख्या 2 है, अगर संख्या 2 है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कंडीशन में तो आप ईच का यूज करेंगे, वहां आपको एवरी की तरफ देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर संख्या 2 से ज्यादा है, अगर संख्या मोर देन 2, बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं और क्वेश्चन भी एग्जाम में यहीं से आता है, 2 वाला क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे, एवरीबडी नोज
दैट ईच इज यूज्ड व्हेन नंबर इज 2। सबको पता है कि ईच का यूज होता है जब संख्या 2 होगी। बात तो ईच और एवरी में तब है जब संख्या 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, उस कंडीशन में देखना है। तो मैं जिसको बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है मोर देन 2 वाला कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। यू विल फाइंड आउट मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच एंड एवरी इन वेरियस कॉम्पिटिशंस। आप वेरियस कॉम्पिटिशन में देखेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको ईच और एवरी के, बट आप फिर वहां 2 ऑप्शन देके कंफ्यूज होते हैं, सर ईच लगाऊं या एवरी लगाऊं, पता ही नहीं लग रहा कब ईच हो जाता है कब एवरी हो जाता है, समझ ही नहीं आता है। आज के बाद ये दिमाग में आपके कभी नहीं आएगा कि कब ईच हो गया कब एवरी हो गया, समझ नहीं आता है। आज के बाद आप कहोगे बिल्कुल मुझे आता है, मैं लगा सकता हूं कि कहां मुझे ईच का यूज करना है, कहां मुझे एवरी का यूज करना है। तो जब संख्या मोर देन 2 है वहां पर 3 बात ध्यान रखनी है। जैसे एक तो संख्या डेफिनेट होगी। डेफिनेट से मतलब समझिए आप, जैसे कोई स्कूल कैंपस है, स्कूल कंपाउंड है, मान लो 20, 30, 50, 100 बच्चे, 500 बच्चे वहां तक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो संख्या अपने आप में क्या डेफिनेट है। एक मैं पूरे इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में बड़े ग्रुप में बात कर रहा हूं, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, वहां एवरी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं नहीं कह सकता इंडियन इज ऑनेस्ट, अगर मान लो ऐसा ही हो ब्लैंक आके कि इंडियन इज ऑनेस्ट, सपोज करो अभी लिखूंगा सेंटेंस, ब्लैंक खालिस्तान छोड़ा हो, मान लो स्टार्ट में इंडियन इज ऑनेस्ट। अब आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या हो गई, इंडियन इज ऑनेस्ट, बहुत बड़ी संख्या हो गई। अब ऐसी कंडीशन में आप सोच ही नहीं सकते किसकी तरफ, ईच की तरफ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जब संख्या इनडेफिनेट है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज एवरी, वहां एवरी का यूज करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला चार्ट जो है पूरा आपको एक्सप्लेन कर देगा, बता देगा, समझा देगा कि कहां आपको ईच का यूज करना है, कहां एवरी का यूज करना है। कि ये वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि संख्या जब मोर देन 2 हो, तो पहले पॉइंट ए पे मैंने बाइफरकेट किया है दोनों को, कि जब संख्या निश्चित है इसका मतलब ईच, और जब संख्या निश्चित नहीं है इसका मतलब वहां एवरी का यूज करेंगे। दूसरा, अगर कंपल्सन है, सेपरेटली सब पे वो एक्शन एक एक के ऊपर इंप्लीमेंटेड है, पर्सनली कोई इंडिविजुअली सब पे लागू है, कोई चीज कंपल्सरी रूप से सब पे लागू है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप किसकी तरफ जाएंगे, ईच। और अगर वही बात आप सामान्यकरण में कह रहे हैं, जनरलाइजेशन में कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में किसकी तरफ जाएंगे आप, एवरी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब सब पे लागू है तो उसका एक्सेप्शन नहीं होता है, वो चीज सब पे लागू होती है, नो एक्सेप्शन। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ईच का इस्तेमाल करेंगे। और जब सब पे लागू नहीं हो, कोई इसमें से एक्सेप्शन हो सकता है, यानी वहां एक्सेप्शन अगर अवेलेबल है, मौजूद है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज एवरी। तो वापस देखिए, ईच में संख्या डेफिनेट होगी, एवरी में संख्या इनडेफिनेट होगी। ईच में कंपल्सन होगा, एवरी में जनरलाइजेशन होगा। ईच में एक्सेप्शन नहीं होगा, एवरी में एक्सेप्शन हो सकता है। बस ये पॉइंट स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बस इसको ध्यान रखिएगा। जो मोर देन 2 की बात कर रहे हैं हम, और ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, हमेशा आपको इसी पॉइंट को देखते हुए, ये वाले पोर्शन में अगर चीजें मिलें तो ईच, और अगर इधर वाले सेगमेंट से चीजें आपको मिलें तो यहां आप एवरी का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूं, और आप देखिएगा सेंटेंस के आधार पर आप अपने आप बाइफरकेट कर लेंगे कि कहां आपको ईच का यूज करना है और कहां एवरी का यूज करना है। एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिएगा आप, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। देखिए पहला सेंटेंस देखिए आपके लिए, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने, इंडियन, इस वर्ड को देखिएगा, इंडियन। मैंने आपको अभी क्या समझाया कि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, ये भी सिंगुलर होगी। नाउन और वर्ब दोनों, ये चाहे वर्ब हो या नाउन हो, भले ये ईच हो या एवरी हो, इन दोनों के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इन दोनों के साथ आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां देखिए इंडियन, ये सिंगुलर है, और ये इज, ये भी क्या है, सिंगुलर है। अब इंडियन इज ऑनेस्ट, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, हर भारतीय ईमानदार है, हम ये कहना चाहते हैं हर भारतीय ईमानदार है। तो मैंने आपको क्या बताई, 3 बात। पहली बात, ईच के लिए संख्या डेफिनेट होनी चाहिए। दूसरी बात, कंपल्सन होना चाहिए। तीसरी बात, उसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जरा आप खुद सोचेगा, जब मैं कह रहा हूं संख्या डेफिनेट होनी चाहिए, तो इंडियन में तो संख्या बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे संख्या हो गई। इसका मतलब हम तो पहले पॉइंट पे फेल हो गए, इसका मतलब वहां ईच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमने कहा कि ये कंपल्सन है, सब पे लागू है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये कह सकते हैं कि हर इंडियन ऑनेस्ट है, सबके सब ऑनेस्ट हैं, कोई एक भी बेईमान नहीं है? इसका मतलब एक्सेप्शन वाला कॉन्सेप्ट भी लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, और कंपल्सन वाला कॉन्सेप्ट भी लागू नहीं हो रहा है। तो इसमें से इसका एक्सेप्शन हो सकता है, ये सबके लिए कंपल्सरी रूप से लागू नहीं है, संख्या डेफिनेट नहीं है। इसका मतलब अब यहां आप ईच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये सामान्यकरण में कह रहे हैं बात कि हर भारतीय ईमानदार है,
इसका मतलब इस केस में आपको पता है कि संख्या डेफिनेट है, सामान्यकरण में आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एवरी का इस्तेमाल करेंगे। एवरी इंडियन इज ऑनेस्ट। मुझे लगता है आपको इस सेंटेंस से काफी कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी अगर नहीं हुई है तो एक आधा सेंटेंस और देखिए और समझाता हूं आपको सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा एवरी इंडियन इज ऑनेस्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मान लो सुबह सुबह प्रेयर में कोई टीचर, कोई गुरुजी प्रेयर में सुबह सुबह क्या कहते हैं कि स्टूडेंट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हर बच्चे को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब ये एक सामान्यकरण में बात बोल रहे हैं, ये बात सबके ऊपर समान रूप से लागू नहीं होगी। अगले दिन जरा सोचिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गुरुजी की बात को मान लेंगे और हो सकता है कि मानते ही जाके अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, सब 4 बजे उठेंगे सर ने कहा है। लेकिन कुछ नालायक भी होंगे जो कहेंगे कोई बात नहीं, सर ने कहा, हमने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये जो गुरुजी ये बात बोल रहे हैं, ये हर स्टूडेंट के लिए जो बात बोल रहे हैं, ये सामान्यकरण की बात है, जनरलाइजेशन की बात है कि हर बच्चे को सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जब भी सामान्यकरण की तरफ जाते हैं, इसका मतलब हमने पढ़ा है अभी, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, एवरी का इस्तेमाल करना है। सामान्यकरण की जब भी बात करेंगे, सामान्यकरण वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, जनरलाइजेशन में हमेशा आपको एवरी का इस्तेमाल करना है। और देखिए, और हम कह सकते हैं स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर। हर बच्चे को अपने गुरुजी का सम्मान करना चाहिए, ये टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, गुरुजी का सम्मान करना चाहिए, टीचर्स। तो अब ये देखिए, करना चाहिए सामान्यकरण में बोल रहे हैं, लेकिन कोई कोई हो सकता है नहीं करे, कोई करे कोई नहीं करे, सब पे समान रूप से लागू नहीं है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हम सामान्यकरण की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे, हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, तीनों से आपको समझ में आया होगा कि जब सामान्यकरण की बात होती है, जनरलाइजेशन में बात करते हैं, उस केस में आप हमेशा एवरी की तरफ जाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ईच की तरफ नहीं लेके जाएगा। अब आपको 2 ऐसे सेंटेंस बताता हूं जो आपको ये बात बताएंगे कि आपको वहां किसका इस्तेमाल करना है, ईच का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस देखिएगा, देखिए 2 सेंटेंस देखिए, इतने अच्छे से सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है आपका, कार हैज अ नंबर प्लेट। अब आप मुझे बताओ, कार हैज अ नंबर प्लेट, इसका मतलब पक्का है कि हर कार के क्या होगी, नंबर प्लेट होती है, हर कार के नंबर प्लेट होती है। इसका मतलब ये वाली बात जो है ये सब पे लागू होगी, हर किसी पे ये बात लागू होगी, सब पे ये बात लागू होगी, यहां इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, समान रूप से सब पे लागू है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ईच का। ईच कार हैज अ नंबर प्लेट। आप एग्जाम में जाते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको देखिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन समान अंक का है। अब सपोज करो अगर आपके वहां 100 क्वेश्चन हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर 99 क्वेश्चन तो होंगे 2 मार्क्स के और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का और उसके ऊपर लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 क्वेश्चन है तो सेपरेटली, प्रत्येक रूप से, इंडिविजुअली हर क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका क्या होगा, 2-2 यानी 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसका मतलब वो चीज सब पे समान रूप से लागू है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, इसका मतलब ऐसी चीज। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन बताता हूं।
एक और क्वेश्चन देखिएगा, तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, स्टूडेंट हैज टू फिल अप एग्जाम फॉर्म। इसका मतलब मान लो एग्जाम फॉर्म भरना है, स्कूल में नोटिस पे लगा दिया कि हर बच्चे को फॉर्म भरना अनिवार्य है, बोर्ड के एग्जाम के फॉर्म में मान लो भरना अनिवार्य है। इसका मतलब ये चीज जो है ये सब पे समान रूप से लागू होगी, ये वाली जो चीज है ये सब पे समान रूप से लागू होगी। ये चीज सब पे समान रूप से लागू होगी, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता है कि कहीं मैं तो एग्जाम में बैठूंगा फॉर्म नहीं भरूंगा। इसका मतलब हर किसी पे समान रूप से इंप्लीमेंट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां भी ईच का इस्तेमाल करना है, ईच का यूज करना है। तो ये हो गया ईच स्टूडेंट हैज टू फिल अप एग्जाम फॉर्म। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 सेंटेंस हमने देखे ईच के लिए और 3 सेंटेंस देखे एवरी के लिए, और आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे अगर कोई चीज सब पे समान रूप से लागू है, इंप्लीमेंटेड है, जहां इंडिविजुअली हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा किसकी तरफ जाना है, ईच की तरफ जाना है। और इंडिविजुअली बात नहीं करते हैं, जनरलाइजेशन में बात करते हैं, सामान्यकरण में बात करते हैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं आपके सामने, जरा देखिएगा और आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए आंसर। टीचर टीचेज ऑनेस्टली। सोचिएगा, टीचर टीचेज ऑनेस्टली, कि टीचर टीचेज ऑनेस्टली, हर टीचर ईमानदारी से पढ़ाता है। अब देखिए, पहली बात तो टीचर की संख्या इतनी अनलिमिटेड होगी, हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात, ये सब पे लागू नहीं हो सकती। नो डाउट हर टीचर ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन अब इसको हम इतना दावे के साथ नहीं कह सकते कि अपवाद हो सकते हैं उसके, बहुत सारे टीचर लापरवाही भी कर देते होंगे। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में ये इसके ऊपर हम पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते, हम ये सामान्यकरण में बात कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एवरी का ही इस्तेमाल करेंगे, ईच का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते। एवरी टीचर टीचेज ऑनेस्टली। और आपसे जोड़ के देख लेते हैं वाक्य। स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड टू गेट सिलेक्शन। हर बच्चा सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा है। इसका मतलब हर बच्चा मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें से एक आधे कोई नालायक बच्चा भी हो सकता है कि ठीक है चलो अपन तो मस्ती मारते हैं, टाइम निकल जाएगा, अपना काम हो जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा तो हो रह गया 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो गया, क्या करूं। तो ये वाली जो कंडीशन है, इज वर्किंग हार्ड टू गेट सिलेक्शन, ये हम नहीं कह सकते दावे के साथ कि हर कोई उतनी मेहनत से लगा होता है। इसका मतलब इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में भी आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एवरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए, ऊपर वाले 3 सेंटेंस और नीचे वाले दोनों सेंटेंस अगर आप देखेंगे, इन 5 सेंटेंस को देख के आप समझ जाएंगे कि यस, जिसका एक्सेप्शन नहीं होता, जिसका अपवाद नहीं होता, जो हर किसी पे सेपरेटली इंडिविजुअली लागू होता है, इन दैट केस you will use determiner each. And if you are talking in terms of generalization, in that case you are going to implement or you are going to use or apply every. वहां आप every का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए। देखो, कार हैज नंबर प्लेट, इसका मतलब हर कार के नंबर प्लेट होगी, वरना तो पेनलाइज हो जाएगी, पकड़ लेंगे कार तुरंत। इसका मतलब ईच कार हैज नंबर प्लेट। एग्जाम में पेपर आएगा, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, इसका मतलब हर किसी पे समान अंक से लागू होंगे, समान, सभी पे समान, इसलिए ईच कर दिया। एग्जाम फॉर्म सबको भरना ही है, जो नहीं भरेगा तो एग्जाम में बैठेगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में भी किसका इस्तेमाल करना है, ईच का इस्तेमाल हमने किया है इसके अंदर। इस टीचर टीचेज ऑनेस्टली, हर टीचर ईमानदारी से पढ़ाता है। हम सामान्यकरण में तो ये बात कह सकते हैं, लेकिन हम एक्सेप्शन के रूप में देखते हैं कि इसका भी एक्सेप्शन हो सकता है, इसका अपवाद हो सकता है। सो वी कैन नॉट अप्लाई ईच। स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड टू गेट सिलेक्शन, हर बच्चा सिलेक्शन के लिए कठिन मेहनत कर रहा है, वर्किंग हार्ड, तो हम इसके लिए भी ईच नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ का भी कोई ना कोई अपवाद हो सकता है, यहाँ का एक्सेप्शन हो सकता है।
ठीक है, तो इन सब सेंटेंस को देखने के बाद और ये थ्योरी पूरी समझने के बाद मुझे लगता है आपके माइंड में ये टोटली क्लियर हो गया होगा कि हम इस ईच और एवरी को बाइफरकेट कैसे करेंगे, कि कहां हमें ईच का यूज करना है और कहां हमें एवरी का यूज करना है। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको यहां से देखना है। ये वाला जो आपका सेगमेंट है, इसको आप देखिएगा, यहां से इस टेबल से ये आपको बिल्कुल इजीली अंडरस्टूड होगा कि आपको कहां ईच का यूज करना है और कहां एवरी का यूज करना है। मैं वापस से इसको रिकॉल कर देता हूं आपके लिए। देखो, ईच 2 के लिए आता है, एवरी 2 के लिए नहीं आता है। ईच का यूज मोर देन 2 होता है और एवरी का यूज भी मोर देन 2 होता है। when we are talking in terms of more than 2, in that case you have to follow the following points। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है whether you are going to use each or every। तो पॉइंट कौन कौन से हैं? जब आप ईच की तरफ जाएंगे तो आप क्या पाएंगे वहां? पहली बात, संख्या कैसी होनी चाहिए? डेफिनेट होनी चाहिए। दूसरी बात, डेफिनेट का मतलब संख्या बहुत अनलिमिटेड नहीं हो। दूसरी बात, उसमें कंपल्सन हो, यानी आप जो बात बोलना चाह रहे हैं, जो बात समझाना चाह रहे हैं, जो बात इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वो सब पे समान रूप से लागू होगी। उसका एक्सेप्शन होने की संभावना ना है, ना के बराबर है, होती नहीं है। ठीक है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, वो कंपल्सन होगा, वो हर एक पे, प्रत्येक पे इंडिविजुअली लागू होगा। हिंदी अनुवाद से देखेंगे तो आप समझ में नहीं पाएंगे इसको, आप तो ऐसे देखिएगा कि वो सब पे लागू होगा। इसका मतलब वो क्या है? ईच है। दूसरी तरफ एवरी पे आएंगे तो संख्या इनडेफिनेट होगी। जैसे हम कहें, जैसे मान लो कहें ब्लैंक मैन डाइज, हर आदमी मरता है। अब आदमियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, ये नो डाउट हर कोई मरता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन संख्या अनलिमिटेड हो गई, इसलिए आप लिखा हुआ पाएंगे एवरी मैन डाइज। तो वहां एवरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संख्या इतनी अनलिमिटेड है कि जो डेफिनेट नंबर वाली संख्या वाला कॉन्सेप्ट उस पर लागू नहीं होता। बिकॉज ऑफ दैट वी से क्या? एवरी मैन डाइज। समझ गए आप? तो इसका मतलब संख्या इंडेफिनेट यहां हो सकती है एवरी के साथ, और जनरलाइजेशन हो सकता है, सामान्यकरण हो सकता है, और उसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू दैट वेयर यू आर गोइंग टू यूज ईच एंड एवरी। एवरी और ईच का यूज आप कहां करना चाहते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। आप इसको टॉपिक को पढ़ने के बाद, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू शुड मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। किसी भी बुक में या पुराने क्वेश्चन आप सोल्व करना, और आप पाएंगे दैट नाउ यू आर इजीली एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच एंड एवरी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपका क्वेश्चन क्यूरीज मेरे सामने आने दीजिएगा, ताकि मैं आपके उस क्यूरी को सोल्व कर पाऊं। ये एक हमारा टॉपिक था छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम ईच एंड एवरी कहते हैं। ये आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।